हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये क्लास 12 का पोएम नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग व्हेन यू फील डिलाइटेड। डिलाइटेड यानी प्रसन्न होना। आप अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करेंगे जब आप बहुत खुश होंगे? तो आंसर होगा आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। यानी मैं जब बहुत खुश हो जाऊंगा तो मैं गाकर और नाचकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। विच टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंग। आप किस प्रकार के गाना सुनना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग पसंद होंगे। यहाँ पे आई लाइक टू सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, यानी मुझे देशभक्ति गीतें पसंद है। इन वॉट वे डज आवर सिंगिंग रिवील आवर मूड। कि अगर हम सिंगिंग करते हैं तो इससे हमारे मूड का कैसा भावना पता चलता है, कि हमारा मूड कैसा है, क्या पता चलता है? तो देखिए आंसर है कि जब हम खुश होते हैं तो हम हैप्पी सॉन्ग गाते हैं, यानी मूड अगर हमारा खुश है तो हम खुश वाले गाने गाएंगे। और जब हम सैड होते हैं तो हम सैड सॉन्ग गाते हैं, पुराने ज़माने के सुनने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो गाने होते हैं वो हमारे मूड पर डिपेंड करते हैं। सिंगिंग में भी बहुत तरह की कोई खुश वाला गाना होता है, कोई निराश वाला गाना होता है, कोई बहुत निराश होता है तो कोई बहुत खुश होता है। यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें वहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। कवि जो है खुद को ही इंजॉय कर रहे हैं और खुद के लिए गा रहे हैं, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। स्पीकर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या ये जो वक्ता है वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है? ये फॉल्स होगा, क्योंकि कवि कह रहे हैं कि प्रत्येक एटम जो उनके शरीर में, यानी खून का जो एटम है, पार्टिकल्स है, वो तो एक ही है। भगवान ने हम लोगों को एक सा ही बनाया है। ये होगा फॉल्स। पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। डिस्कार्ड यानी कि नहीं मानना। तो क्या प्रकृति की जो सुंदरता है उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं? तो ये भी गलत है। वो बिल्कुल जो नेचर की सुंदरता है उसको स्वीकार करते हैं। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग। सभी मानव के खून में जो प्रत्येक अणु पाए जाते हैं, प्रत्येक एटम माने जाते हैं, क्या वो अलग अलग है? तो ये हो जाएगा। क्या ये सब में सेम है? तो बिल्कुल सब मानव में ये बिल्कुल सेम है, तो ये होगा ट्रू। पोएट इज एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाउट। स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थाउट, यानी चिंतन करने का तरीका। तो क्या किसी पर्टिकुलर थाउट से पोएट ग्रसित है? क्या पोएट के साथ ऐसी बात है? तो नहीं, बिल्कुल पोएट किसी भी विशेष थाउट से एसोसिएट नहीं करता है, नहीं जुड़ा हुआ है। फॉल्स होगा। पोएट हैज़ ओवरकम ग्रीड। ओवरकम यानी बाहर आ जाना। तो क्या लालच जो है, क्या उससे पोएट बाहर आ चुके हैं? तो बिल्कुल पोएट बिल्कुल भी लालची नहीं है। पोएट इन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी इन सब क्वेश्चन का ब्रीफ में इन शॉर्ट आंसर दीजिए। फर्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। स्पीकर यानी वक्ता। इस कविता में वक्ता कौन है, यानी कौन बोल रहा है? तो वॉल्ट विटमैन, जो कि इस कविता के कवि हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, वही इसके स्पीकर हैं। हाउ ओल्ड इज़ ही। वह कितने साल के हो चुके हैं? उन्होंने पोएम में बताया है कि वो 37 ईयर्स के अब हो चुके हैं। वाई डज द स्पीकर यूज़ यू ट्वाइस। इस कविता में वक्ता ने यू शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्पीकर ये बताना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज यानी बताना, ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रत्येक मानव का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उनकी जो रचना हुई है, उनके जो ब्लड है, उनके जो ब्लड का एटम है, वो बिल्कुल एक ही जैसा है। अलाइक यानी एक ही जैसा। और प्रत्येक एटम जो उनसे जुड़ा हुआ है वो दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जब कवि प्रत्येक एटम की बात कर रहे हैं तो उस समय कवि जो कि अमेरिका के थे और वो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को ये प्रभावित कर रहे हैं, यानी अमेरिका के लोगों को बोल रहे हैं कि प्रत्येक एटम जो मेरे खून से बना है वो सब तुम्हारे खून से ही बना है। वॉट इज़ मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये पोएम की लाइन है।
इसका मतलब क्या है? नेचर यानी प्रकृति, एनर्जी, ऊर्जा, ओरिजिनल यानी असली। इसका मतलब क्या है? पोएट कहना चाह रहे हैं कि मैं जो प्रकृति है उसको प्राकृतिक और अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही प्यार करता हूँ। मुझे प्रकृति ऐसी ही पसंद है, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी जिसपे कोई भी प्रतिबंध न लगा हुआ हो। जो मानवता ने उस पर रोक लगाई है या किसी पर रोक लगाने की प्रकृति पर कोशिश की है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। प्रकृति जैसी है मैं उससे वैसा ही प्यार करता हूँ। कवि ये भी चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो अपने ओरिजिनल एनर्जी को रिटेन करे, प्राप्त करे और उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है प्रकृति की जैसी वो ऐसा ही हो जाए। क्योंकि मानव ने जो चेक्स उस पर लगाए हैं उससे हो क्या रहा है कि नेचुरल फोर्सेस में इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है, असंतुलन हो रहा है और जिसके कारण जो रिज़ल्ट आएंगे, उसके जो प्रभाव देखने को मिलेंगे वो वर्स्ट काइंड के होंगे। इसका दोस्तों बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। नेचर में पेड़ पौधे पहले से मौजूद होते हैं, मानव उनकी कटाई कर रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रहे हैं। ये सब मानव ने जो प्रकृति पे चेक्स इम्पोज किए हैं उसी के कारण हो रहा है। तो कवि चाहते हैं कि प्रकृति जो नेचुरल फॉर्म में है प्रकृति वैसे ही रहे, मानव उनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करे। व्हाट इज़ थीम ऑफ द पोएम? थीम का मतलब होता है विषय। आखिर इस कविता का विषय क्या है? तो इस कविता का विषय है इंडिविजुअलिस्टिक थॉट यानी सेल्फ, व्यक्तिगत भावना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये किया गया है, फोर्स किया गया है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को ऊपर उठाकर दिखाया गया है। इस मैसेज को दिया गया है वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी जो मानव है, जितने भी मानव है सब एक जैसे हैं, उनमें कोई ना कोई अलग चीज़ नहीं है। अब इसका एक और मीनिंग निकाल सकते हैं क्योंकि कवि ने इसमें सिर्फ अपने बारे में ही बात की है। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, आइडिया ऑफ सेल्फ इस पोएम का थीम है। तो और कवि का ये भी कहना है कि मैं 37 साल का हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने जो ये शुरू किया है वो अब तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। यानी अब वो खुद को जीना शुरू करेंगे। यानी बहुत लोग अपने लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अब कवि को 37 साल में ये समझ में आ चुका है कि अब उनके जीवन वो जैसे हैं अब उसको वैसे ही जिएंगे और अपना जितना समय है वो खुद में ही लगाएंगे, दूसरे में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, यानी मेरे और तुम में, इन दोनों के बीच में कवि कैसे एक रिलेशन की स्थापना कर रहे हैं। कवि मी एंड यू कह रहे हैं, ये बोलकर कवि ऐसे रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो थिंग्स मेरे पास है वैसे ही थिंग्स पूरी दुनिया के पास है, पूरी दुनिया के लोगों के पास है। सपोज कीजिए अगर आपके पास आँखें हैं, 2 आँखें हैं तो दूसरे के पास भी 2 आँखें हैं। आपके खून, आपकी जो ब्लड है दूसरे व्यक्ति के पास वैसे ही ब्लड है। सभी ह्यूमन बींग तो एक ही जैसे हैं, आखिर उन दोनों में अंतर क्या है? यही कवि कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ, जैसा मेरे एटम है वैसा बिल्कुल तुम्हारे ब्लड का भी एटम है, कोई अंतर नहीं है। अगर कोई लोग बोल रहे हैं ऐसा कि तुम में अंतर है तो समझ जाइए कि वो अपना धंधा चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, कुछ भी दूसरे में डिफरेंट नहीं है। What does he observe in summer? गर्मी के दिनों में वो क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? वो देखते हैं स्पाइक ऑफ समर ग्रास। स्पाइक का मतलब होता है मास्ट यानी भाला, या आप कहेंगे गर्मी के दिनों में जब आप घास को ठीक से देखेंगे तो नोक जैसा निकल जाता है, मतलब वो भाला रहता है, टॉप पॉइंट। तो समर सीजन में जब कभी प्रकृति का आनंद लेते हैं, चूँकि प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो वो खास चीज़ों को देखते हैं, उसको ढूंढते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसमें घास में भाले की तरह वो देखते हैं। व्हाट इज फ्रॉम द स्पीकर्स ब्लड? स्पीकर्स का खून का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? तो स्पीकर के खून का निर्माण, देखिए यहाँ पे अमेरिका की बात आ गई कि स्पीकर के खून का निर्माण वह मिट्टी और हवा से हुआ है, मिट्टी और हवा, और वह वहाँ की भूमि से हुआ है जहाँ पे कि उसके माता पिता,
उसके दादा दादी और उस दादा दादी के भी माता पिता, उसके भी दादा दादी, सभी जो यहाँ पे रहे हैं, यानी सभी जो है अमेरिका में पैदा हुए हैं, इनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, ऐसे करके जितने भी इनकी जनरेशन हुई है वो सभी यहीं पैदा हुए हैं। और इन सभी से एयर से, सॉइल से, वहाँ की भूमि से इनके खून का निर्माण हुआ है। अमेरिका की बात हो रही है। What did he hope to do? होप का मतलब आशा, वो अब क्या करना चाहते हैं। तो he wants to inculcate those religious beliefs and thoughts in coming generation and school of thought, but do not, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि वह जो कमिंग जनरेशन है, यानी उनके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी, फ्यूचर होगा, बहुत सारे लोग और भी भविष्य में आने वाले हैं, तो उनमें वो उनकी विचारधारा में धार्मिक मान्यताओं को, रिलीजियस बिलीफ को और उस विचारों को शामिल करना चाहते हैं, जिसे कि वो फ़िलहाल जो हैं वो माने, यानी अभी के समय में मतलब कुछ लिमिटेड एक्सटेंट में उनको माने, यानी जितनी उनकी ज़रूरत हो, लेकिन आने वाले समय में उनको नज़रअंदाज ना करे। बट डू नॉट इग्नोर देम इन टाइम्स टू कम। व्हाट डज ही वांट टू डू विद द क्रीड्स? क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, यानी धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास के साथ वो क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में कवि की सोच क्या है। तो ही वॉन्ट्स टू वर्क अनटायरिंगली फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वो यानी बिना थके काम करना चाहते हैं। और उनकी इच्छा है कि जितने भी रिलीजियस थाट्स हैं, धार्मिक विश्वास है, बिलीफ है, वो कुछ समय के लिए जो है रोक दिए जाए, उन्हें थोड़े समय के लिए पॉज लगा दिया जाए, ताकि इस नोबल भावना को, एक महान महान गोल को अचीव किया जा सके, जिससे कि मानवता जो है एक हो सके। यानी कभी ऐसा मानते हैं कि अगर रिलीजियस बिलीफ्स और धार्मिक भावनाएं बहुत समय के लिए अगर यह स्थान बना के रखे, तो मानवता की एकता इससे संभव नहीं है। What does he want to speak about? वह किसके बारे में कभी यहाँ पे बोलना चाहते हैं पूरी पोएम में? तो यहाँ पे है he wants to speak about the impending dangers which may result on account of imposition of check on nature। तो वह उस आसन्न खतरे के बारे में बोलना चाहते हैं जो प्रकृति पर नियंत्रण लगाने के कारण उत्पन्न हो सकता है। ये कभी पिछले आंसर क्वेश्चन में भी ये बात आई थी कि कभी ये चाहते हैं कि नेचर्स पर जो चेक है वो नहीं लगाया जाए मानवता की भलाई के लिए, तो उसी बारे में कभी यहाँ पे बोलना चाहते हैं। अब है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, यह आपके प्रोज सेक्शन से और पोएम सेक्शन से एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। देखिए इसे लिखना कैसे है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद को ही इंजॉय करता हूँ, खुद के लिए ही गाता हूँ। व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम यानी मानना, और मैं जो मानता हूँ उसे तुम भी मानो। यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी मानना चाहिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू, यानी जो भी एटम मुझसे जुड़े हुए हैं वो तुमसे भी जुड़े हुए हैं। यह आपके पोएम की लाइन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे। ये जो लाइन है ये हमारी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जो कि वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में कभी कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी सेम एटम से ही बने हैं। वो खुद को ही मनाते हैं, खुद को ही सेलिब्रेट करते हैं और खुद के लिए गाते हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरे से अलग नहीं है। हमें इतना ही लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है कि गिव ए समरी ऑफ द पोएम। तो समरी आप इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में इसका समरी। व्हाट सिमिलैरिटी डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग। सिमिलैरिटी यानी समानता, दो मानव के बीच किस किस प्रकार की समानता है। कवि ने कौन कौन से समानता की चर्चा यहाँ पे की है। तो देखिए वॉल्ट विटमन ने बड़ी ही सुंदरता से दो मानव के बीच समानता लाने का प्रयास किया है, समानता को दिखाया है ये बोल के कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम, यानी वो जो है सेम काइंड ऑफ यानी समान तरह के ही अणु से
वो बने हैं, उनका ब्लड जो है बिल्कुल सेम है, उनके ब्लड में जो पार्टिकल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। और इसके बावजूद द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का जितना भी ऑर्गन है वो सभी तो सब मनुष्य में एक जैसा ही काम करते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति के पास हाथ है, वो हाथ से जो काम करता है, दूसरे व्यक्ति भी तो हाथ से वही काम करते हैं। लोग आँख से देखते हैं, दूसरा व्यक्ति भी वही करता है। तो डिफरेंट ऑर्गन भी जो शरीर के हैं वो भी एक ही समान है। एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, यानी नहीं मरने तक मैं आशावान रहूँगा। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ही आसान है कि ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे कवि अपने व्यूज़, अपने विचारों को प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म पर, यानी अमेरिका व्यक्तिवाद पर। वो बोलते हैं, परसेप्शंस का मतलब होता है धारणा। वो बोलते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, अच्छे और बुरे विचारों के बारे में उनकी धारणाएं अलग अलग होती है, क्योंकि सब लोग अपने विचारों में, सोचों को लेकर अलग अलग होते हैं। उनके जो ओपिनियंस है, उनके जो विचार है वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। क्रीड्स यानी रिलीजियस बिलीफ और डिफरेंट स्कूल ऑफ थाउट यानी सिस्टम ऑफ थाउट, सोचने का तरीका, वो अलग अलग धारणाओं पर बेस्ड होते हैं। और अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अच्छा है बुरा है, सबकी धारणा इस बात को लेकर अलग होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो इस बेसिस पर उनके ओपिनियंस इस केस में अलग अलग होते हैं। वो आगे भी बोलते हैं कि ही शैल नॉट अबैंडन हिज परस्यूट टिल डेथ। परस्यूट यानी काम, अबैंडन यानी प्रतिबंध, यानी उन्होंने जो काम शुरू किया है वो मरने तक, अब ये काम नहीं रुकने वाला है, वो अपने मरने तक ये काम करते रहेंगे। क्या काम उन्होंने शुरू किया था तो आप लोगों को पता होगा कि अब मैं खुद के लिए ही गाऊंगा, खुद के लिए एंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ और मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और मैंने जो ये काम शुरू किया है खुद को एंजॉय करने का, खुद को सिंग करने का, वो अब तो मरने तक नहीं रुकने वाला है। कमेंट ऑन द सब्जेक्टिव पर्सनल फीलिंग इन द पोएम। कवि की यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल फीलिंग है। सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिवाद, उनकी जो फीलिंग है इन पोएम में क्या है। कवि अपने बारे में ही बात करते हैं जब वे एनी टॉक्स ऑफ रिजॉइसिंग एंड सिंगिंग ऑल अलोन, कि मैं अब खुद को अकेले में इंजॉय करूँगा, मैं खुद के लिए गाऊँगा, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को अपने लिए भी समय नहीं होता है। लेकिन कवि ऐसा नहीं करेंगे। वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार से वॉन्डर करूँगा, यानी इधर उधर भटकूँगा, देखूँगा। मैं अपने सोल को, मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करूँगा और उसे बताऊँगा कि वो जो समर के दिनों में घास जो भाले की तरह हो जाता है, तुम भी उसको ऑब्जर्व करो। वो ये भी बताते हैं कि उनका जो ब्लड है वो दूसरे व्यक्ति के ब्लड से बिल्कुल मिलता जुलता है। उनका जो खून है वो भी बिल्कुल दूसरे लोगों से मिलता जुलता है। वो सभी अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। अमेरिका के लोग, वहाँ की मिट्टी से, हवा से, सॉइल से, एयर से इनका शरीर बना है। ये सब कवि की व्यक्तिवादी भावना को उजागर करती है। आगे भी 2 क्वेश्चंस हैं। Why does the poet not want to bother himself with creed and school? यानी बॉदर का मतलब होता है परेशान होना। ये जो क्रीड्स और स्कूल है उससे कवि जो है परेशान नहीं होना चाहते हैं, उससे एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो क्या कारण है कि कवि जो है पार्टिकुलर रूप से, यानी विशेष रूप से किसी भी रिलीजन या सिस्टम ऑफ थाउट से बचना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि रिलीजन के बारे में, धार्मिकता के बारे में उनके जो विचार हैं वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि ये जो रिलीजन है वो मानव के हृदय के जो भावना होती है उसका विषय है। वो तो सार्वभौमिक ब्रदरहुड, भाईचारे में, और रिलीजियस टॉलरेंस यानी रिलीजन में भी जो सहनशीलता होती है उनमें विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि जितने भी मानव है वो सभी तो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के द्वारा, भगवान के बच्चे हैं सभी लोग। तो और उनका बॉडी और ब्लड जो है
सेम ही एटम से बना है, उनका नेचर भी बिल्कुल सेम है, उनके जो ऑर्गन्स के फंक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है, इसलिए वो खुद को कास्ट में, क्रीड में, रिलीजियस बिलीफ में लिप्त नहीं रखना चाहते हैं। आगे है व्हाट डज पोएट मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये पीछे भी क्वेश्चन था, यहाँ भी इसको देख लेते हैं कि पोएट जो है अच्छे एस्पेक्ट, यानी ये जो सतह होती है, अच्छे और बुरे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो पोएट जो है गुड और बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के दो जो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, उन दोनों में कवि विश्वास करते हैं। वो प्रत्येक खतरे पर, प्रत्येक डर पर बोलने की अनुमति देते हैं और बोलना चाहते हैं। ये सब उन्हें बोलने की ताकत कहाँ से आई है? तो नेचर विदाउट चेक, यानी प्रकृति से आई है, जिस पे कि मानवता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वो नेचर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्यार करते हैं और ये जो इनकी एनर्जी है वो उन्हें नेचर से ही प्राप्त हुई है। अनरेस्ट्रिक्टेड नेचर, यानी नेचर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उन्हें उसकी ओरिजिनल एनर्जी प्राप्त है। दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पोएम हैं, सभी के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल पर तुरंत विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।